हेलो बच्चों। आज है 1 दिसंबर और आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 32, जिसमें हमारा विषय रहेगा राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, और ये हमारा अध्याय 9 है। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता परिवर्तनवादी उद्देश्यों और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बच्चों देखो, हमारा जो चैप्टर चल रहा था ये 9, इसमें हम पढ़ रहे थे 1870 से 1947 तक के दशक में। जब शुरुआती जब 20 साल हुए थे कांग्रेस को बने हुए, 1885 में हमारी कांग्रेस बनी थी और 1905 तक के टाइम में जो 20 वर्ष का जो टाइम है उसके बीच की बात हम कर रहे थे। इसे हम उदारवादी काल भी कहते हैं। और इसमें जो कांग्रेसी नेता थे उस समय, तो वो निवेदन करते थे। वो ये सोचते थे कि अगर हम निवेदन करेंगे, मांग करेंगे अंग्रेज़ों से अपनी आज़ादी के लिए, तो वो हमारी मांग को ज़रूर मान लेंगे। ठीक है, तो जो ये इस तरह की निवेदन की जो राजनीति थी, ये इनकी 20 सालों तक चली थी, 1885 से 1905 तक। तो इसलिए इस काल को उदारवादी काल भी कहा जाता है। और इसके साथ ही 1890 में कुछ नेता थे जिन्होंने परिवर्तनवादी नीतियों को मतलब आवाज़ को उठाया था, जिनमें मुख्य थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। तो इन्हें हम लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं और इन्हें हम गरमपंथी नेता भी कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने भी ये एक नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, तो ये धीरे धीरे उसमें कांग्रेस में परिवर्तन होने शुरू हो रहे थे। तो ऐसे में जो ये नेता उभरे थे, इसमें विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता थे। ठीक है, बंगाल का बंटवारा, वायसराय कर्जन ने 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया। ठीक है, जो 20 साल जब हो गए थे 1905 में, जो बंगाल का वायसराय था लॉर्ड कर्जन, उसके समय में बंगाल का बंटवारा कर दिया गया था। पूर्वी बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। ये तो बेटा आपको पता है कि बाद में ही इनका बंटवारा हुआ है। बिहार और उड़ीसा जो अलग हुए, ये तो बाद में राज्य बनकर निकले हैं, लेकिन पहले ये पूर्वी बंगाल का ही हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंटवारा करना जरूरी था। वो ये कहते हैं कि उस समय मतलब जो बंगाल के अंतर्गत बहुत बड़ा एरिया आता था, तो उसमें जो प्रशासन किया जाता था, सुविधाएं जो उपलब्ध करानी होती थी, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आती थी। इसलिए उन्होंने इसका बंगाल का विभाजन कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? देखो, जो इन्होंने प्रशासकीय सुविधा का जो दिया है, तो इसका मतलब क्या था? किसी को सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फ़ायदे से था। तो ये जो कोई सुविधा का वो नहीं था, लेकिन ये ना लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे अंग्रेज लोग। ये अपने फ़ायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल कर रहे थे और इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो बंगाली इलाके थे, मतलब जो गैर बंगाली इलाके थे, जो जिसमें बंगाली लोग नहीं रहते थे,
उसको तो अलग नहीं किया, लेकिन जो उसके जो पूर्वी भाग थे ना उसको असम में मिला दिया था। फिर पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। तो इसका भी इसको बारे में कहते हैं कि अंग्रेजों ने ऐसा ही सोचा होगा अपने फ़ायदे के लिए कि जो बंगाली राजनेता हैं, बंगाल में जिनका शासन है, जो नेता हैं, उन पे कंट्रोल किया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। फिर जब उनमें बांट देने का क्या मतलब है, उनकी जो विचारधारा भी बट गई और लोग भी आपस में बट गए, तो सब अपना अपना सोचेंगे, तो ऐसे उनकी शक्ति को कमज़ोर कर दिया। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन क्या है? जो अपने देश के लिए ही आंदोलन किया जाए। देश के अंतर्गत विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया तो उसकी वजह से लोगों में नाराज़गी फैल गई। मध्य मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया। मध्य मार्गी मतलब जो परिवर्तन भी चाहते थे और लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन चाहते थे। ठीक है। और इस तरह से, और जो परिवर्तन चाहते थे, सब लोगों ने, नेताओं ने मिलकर के इसका विरोध किया था। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जब इन लोगों ने इसका विरोध किया, विरोध करने के उसमें जो इन्होंने संघर्ष किया, तो उसे ही स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ब्रिटिश शासन का विरोध किया गया, विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। आंदोलन का मतलब ही जुलूस निकालना होता है। तो यहाँ पे ब्रिटिश शासन का विरोध किया गया था बंगाल को बांटने के चक्कर में, और कई तरह की जनसभाएं भी आयोजित की गई थी जहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया गया था और जुलूस भी निकाले गए थे। स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। इसका मतलब यही है कि जो स्वयं सहायता स्वदेशी उद्यम है, मतलब जो खुद के देशों में ही खुद के जो उद्यम होते हैं उनकी सहायता के लिए, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सब अपने राष्ट्र की अपनी शिक्षा नीति होगी, और भारतीय जो भाषा है उनको बढ़ावा देने के लिए ये क्या किया गया था, ये आंदोलन उसी के लिए किया गया था। ठीक है। और ये आंदोलन बंगाल में तो बहुत ज़्यादा ताकतवर था जहाँ से ये उठा था, लेकिन इसकी जो गूंज है, मतलब जो इसका प्रभाव है, ये और राज्यों में भी दिखा था, जिसमें आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जो आंध्र प्रदेश वाला इलाका है, उसका डेल्टा वाला मतलब जो तटीय इलाका है, उस साइड में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना गया था। यही स्वदेशी आंदोलन जो है, इसको आंध्र में वंदे आंदोलन के नाम से जाना गया था। ठीक है। वंदे मातरम आंदोलन। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। मतलब जो ब्रिटिश शासन था उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए जो क्रांतिकारी थे वो हिंसा को अपना मतलब समर्थन देते थे। तो इसे ही, जो हिंसा को समर्थन देते थे, उन्हें ही गर्मपंथी कहा जाता था। ठीक है। तो ये हुई हमारी आज की वर्कशीट, और इसमें देखो कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं।